नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज शुरुआत करेंगे हम पारितंत्र का वॉल्यूम 3। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम आज के इस लेक्चर की। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर भी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ आखिरी तक। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम चलने वाले हैं। पूरा टाइम आज हम लर्निंग पे ही लेने वाले हैं। पूरा टाइम, पूरा का पूरा टाइम। चलिए सबसे पहला आएगा आज के लिए हमारा कि ऊष्मागतिकी का नियम क्या था, यानी लॉ ऑफ जो था थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या था। देखिए ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या हैगा। देखिए सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता क्या है वैसे एक्चुअल में। देखिए ऊष्मागति के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा हो सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा, अर्थात ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा के प्रत्येक रूपांतरण में ऊर्जा की हानि होती है। अर्थात ऊर्जा रूपांतरण 100% जो है दक्ष नहीं होता है। जीव विज्ञान के संदर्भ में उपापचय कार्यों के कारण जो ऊर्जा के एक सांद्र संगठित से दूसरे रूप में बदलना पर जो कुछ ऊर्जा विकृत हो जाती है वह ऊर्जा की हानि कहलाती है। क्या कहलाती है? वह ऊर्जा की हानि कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, वह क्या कहलाती है, इसको याद रखिए, वह ऊर्जा की हानि कहलाती है। ऊर्जा हानि कहलाती है वह। आगे देखेंगे तो आगे वाला जो है हमारा चैप्टर वो है हरे जो पौधे यानी उत्पादक होते हैं, ग्रीन प्लांट जो कहते हैं, प्रोडक्टर्स होते हैं, उनके बारे में देखिए। देखो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया सकता, मतलब जो ऊर्जा है उसका उत्पादन इसमें नहीं किया सकता है। लेकिन हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरे जीव जगत के लिए भोजन तैयार करते या करने के जो कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। मतलब ये सभी जीवों को क्या करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। पौधों पर जो आपतित सौर विकिरणों का जो 50% से भी कम यानी प्रकाश संश्लेषणात्मक जो सक्रिय विकिरण PAR होता है, जो अनुकूलित पर्यावरणीय परिस्थितियों में हरे पौधे इस विकिरण अर्थात PAR का 2 से 10% भाग ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। अर्थात यह भाग ही सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP कहलाता है। इसके बारे में हम कल बता चुके हैं कि GPP क्या होता है और जो NPP है वह क्या होता है। इन सभी के बारे में हम कल पूर्णतः अच्छे से बता चुके हैं। तो आगे देखेंगे तो क्या आएगा। अब देखो जो पूरे जीव जगत को ऊर्जा की आपूर्ति करता है, पूरा जीव जगत है उसको क्या करता है, ये ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक है, जो है आपतित और सौर विकिरण। आपतित सौर विकिरण में क्या आएगा, आपतित सौर विकिरण को देखिए। देखो प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण कितना होता है, PAR 50%। और ये इस प्रकार से मतलब इसका ह्रास होता चला जाता है। श्वसनीय असमानता, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जब ये श्वसनीय क्रियाएं होती हैं तो उनका क्या होता है, ह्रास हो जाता है 2 से 10% तक का। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे उपभोक्ता क्या है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आज हम, बहुत जल्दी, क्योंकि इस पार्ट को आज क्लियर ही करना है। द कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता होती हैं वे क्या होती हैं, विभिन्न जंतुओं जो पौधे द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा का खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे जीव या पौधे जो उत्पादक जो रासायनिक ऊर्जा का हैगा, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हैं किसके रूप में, खाद्य के रूप में। जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं खाद्य के रूप में वे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहे जाते हैं। जीवाणुओं व कवकों जैसे जीव में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते मृत पौधे व जंतुओं के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विशिष्ट प्रकार के उपभोक्ता जो है अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, इनको श्रेणियों में भी बांटा
बांटा गया है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती हैं। प्राथमिक श्रेणी में जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, टिड्डी, टिड्डा ये सब आ जाते हैं, और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाते हैं जैसे शेर, बाघ, बाज, चील आदि, ये सब किस में आ जाती हैं? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में आ जाते हैं। ये सब क्या होती हैं? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अब आप देखिए, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हैगा वर्ड आज के लिए वो हैगा खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। क्या होती है? फूड चेन। फूड चेन एक ऐसी श्रृंखला बनती चली जाती है, मतलब एक जीव इस जीव को खा रहा है, इसके बाद दूसरा इसको खाएगा, तो एक श्रृंखला बनी होती है, एक चेन बनी होती है उनकी, उसको क्या क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं फूड चेन। देखो, अपने सरलतम सब रूप से खाद्य संबंध या फिर घास, हिरण, बाघ या सूक्ष्म जीव ही खाद्य श्रृंखला कहे जाते हैं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता विभिन्न पोषण स्तरों के बीच या जो जीवों का एक अंतर संबंध जो रेखीय हो श्रृंखला बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? उसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। मतलब एक जीव के बाद दूसरे जीव को, दूसरे जीव के बाद तीसरे जीव को, इस प्रकार से एक श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता चलता है और अपना पोषण प्राप्त करता चलता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला, यानी कि खाद्य चैन। ये देखिए कितनी सारी खाद्य चैन यहाँ पर बना के पटकी हुई है हमने। देखिए, सबसे पहले आता है खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक पद एक पोषण स्तर से प्रतिनिधित्व करता है, और खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक साधारण चारण या खाद्य श्रृंखला। कैसी होती है? घास। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी का से बकरी से अपना पोषण प्राप्त कौन करेगा? मनुष्य। मनुष्य से मनुष्य करेगा, मनुष्य के बाद और देख। अब देखिए, इसी प्रकार जलीय पौधों में जलीय पौधा, फिर टिड्डा। जलीय पौधे को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? मोर। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन रही है ना, श्रृंखला बन रही है, एक जाल नहीं बन रहा है, यहाँ पर श्रृंखला बन रही है। तो कुछ चारण इस प्रकार भी होती हैं, देखो, घास, कीट, मेंढक, सांप, मोर, है ना। इस प्रकार से मोर को और दूसरे जीव भी खा लेते हैं, जैसे बाज हुआ वो मोर को भी खा लेता है, ये सर्वहारी में। लेकिन ये यहाँ पर जो अंतिम कड़ी मान सकते हैं इसकी आप, है ना। आगे चलते हैं। घास। घास को कौन खाएगा? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाता है? बाघ। बाघ को कोई नहीं खाता, मरने के बाद तो उसको अवघटक करता ही खाते हैं। कौन खाती हैं? अवघटक करता, या फिर और कोई अन्य जंतु मरने के बाद ही खाता है उसको। आगे चलेंगे तो आगे इसमें देखेंगे क्या हैगा। अब आता है तालाब पाली तंत्र में कौन होता है? पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और फिर मनुष्य बड़े, इनको खाया जाता है। इसी प्रकार से वनपाली तंत्र में होता है वृक्ष। वृक्ष को शाकाहारी स्तनधारी खाती हैं, और उसको लोमड़ियां खाती हैं। लोमड़ी कौन खा लेता है? बाज खा लेता है। हिरण खाता है। हिरण को कौन खाता है? उसको भी बाज ही खाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? देखियो, गिरी हुई पत्तियों का जो आंशिक अपघटित पत्तियां, मतलब जो गिरी हुई पौधों से टूटकर जो पत्तियां गिरती हैं, उनको कौन खाता है? केंचुआ खाता है। केंचुआ कौन खाता है? पक्षी खाता है। पक्षी कौन खाता है? बाज खाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया भी चलती रहती है। ये क्या होती है? एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला बना लेती है। ठीक है, अब आता है चारण या खाद्य श्रृंखला व अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर। इनमें कोई अंतर होता है। अब इनमें क्या अंतर है वो अंतर देखिए आप। देखिए, चारण या खाद्य श्रृंखला इसमें क्या होता है? देखिए, यह उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्रारंभ होती है। ये अपरद या फिर डेट्रेट से प्रारंभ होती है, अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, देखो, उत्पादकों में जो शाकाहारी व शाकाहारियों में जो मांसाहारी की ओर जाता है, ये अपरद से प्रारंभ होकर अपराधारी और अपराधारियों से जो परभक्षियों की ओर जाता है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, अब पादप प्लवक, जंतु प्लवक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला दी गई है, तो इनको आप पढ़ के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है? एक खाद्य जो है अपरद खाद्य श्रृंखला, ये एक अपरद खाद्य श्रृंखला है, उसका ये डायग्राम दिया गया है अपरद खाद्य श्रृंखला का। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ देख के रखना है, बस इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। आगे चलेंगे तो क्या है कि खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब। फूड वेब यानी कि ये खाद्य जाल होता है, मतलब कोई किसी को गुथा हुआ एक ऐसा गुथा हुआ पिंजरा, कोई किसी को भी खा सकता है, कहीं से भी खा सकता है, इसमें कोई किसी का वो नहीं होता। इंपोर्टेंट का मतलब ये इसी को खाएगा नहीं, एक जीव को चार जीव भी खा सकते हैं और एक जीव को कोई भी नहीं खा सकता, ऐसा इसमें हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या आएगा? देखो, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एकाकी या फिर जो पृथकृत नहीं होती है, उसके प्राकृतिक या फिर अंततः संबंधित उन्हें एक जाल का रूप दे देते हैं, यही जाल खाद्य जाल कहलाता है। मतलब इसमें कोई भी कहीं से किसी को खा सकता है, एक आदमी को खाने वाले कोई चार लोग भी हो सकते हैं। कितना क्लियर देखिए, समझ में आ रहा है। एक शेर है, एक चूहा है, एक घास है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा भी खा रहा है, केंचुआ, बाज भी, सॉरी,
चूहा भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, हिरण भी खा रहा है एक घास को। तो बहुत सी सारे जीव खा रहे हैं ना एक घास को। अब इस हिरण को देखिए, बाज भी खाता सकता है, शेर भी खा सकता है और सियार भी खा सकता है। इसको बहुत सारे जीव खा सकते हैं। एक मछली को एक क्या है, चिड़िया भी खा सकती है, एक बाज भी खा सकता है, एक और कोई जंतु है इसे वह भी खा सकता है। तो इस प्रकार से इसका बढ़ता जा रहा है। खाद्य जाल में एक जाल बन जाता है कि किसी को भी कोई भी खा सकता है। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। अंग देखिए, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर। अब कोई अंतर भी होता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में, यानी डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड वेब्स और फूड चेन में कुछ अंतर देखिए। तो पहले फूड चेन लिखेंगे, एक तरफ फूड वेब लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या आएगा, खाद्य ऊर्जा के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों का रैखिक क्रम, अर्थात सीधी रेखा के रूप में होता है। और कुछ ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित विभिन्न पोषकों स्तरों के जीवों में। मतलब इसमें से 4 पॉइंट, आपको 5 पॉइंट याद कर रखने हैं। ऊपर वाला छोड़िए, नीचे वाला देखिए। ऊर्जा स्थानांतरण में के केवल एक मार्ग में जानकारी मिलती है, मतलब एक ही मार्ग में चलता है, इसमें कोई कहीं भी चलता है। आपूर्ति वैकल्पिक भागों में होती है। इसमें किसको खाया जाए सरलतम शब्दों में संबंध होता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को मिलने से जो बनती है खाद्य जाल बनता है। देखो, समुदाय संरचना की सीमित जानकारी, समुदाय संरचना की विस्तृत जानकारी मिलती है खाद्य जाल से। एक जीव की जो है विलुप्ति की श्रृंखला समाप्त हो जाती है और एक जीव के समाप्त होने से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रहता है। मतलब वो किसी और दूसरी जीव पर निर्भर हो जाता है, उसको खाने लगता है। खाद्य जाल में ऐसा हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह की गणना आसान होती है, इसमें ऊर्जा प्रवाह गणना कठिन होती है। एक जीव केवल एक पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है। इसमें एक जीव जो है एक से अधिक पोषण स्तरों को क्या कर सकता है, इसमें प्रदर्शित कर सकता है। तो ये डिफरेंस था किसमें, फूड चेन और फूड वेब में। ये अंतर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देखते चलिए आप। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या आएगा, ऊर्जा प्रवाह का मॉडल। ऊर्जा जो एनर्जी फ्लो का मॉडल क्या आएगा, जो है देखो, ऊर्जा जो कि तत्व इस प्रकार से उल्लेख नहीं करते हैं। देखिए, मतलब ऊर्जा प्रवाह के एक दिशीय होती है, यानी जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। देखो इसको समझेंगे। अर्थात तो ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित होती है या प्रवाहित होती है। उत्पादक से शाकाहारी, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, और इससे क्या होता है शाकाहारी से मांसाहारी। इस प्रकार एक ही क्रम में ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। एक निश्चित क्रम होता है किसका, ऊर्जा के स्थानांतरण का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, अब आता है क्रमिक पोषण स्तरों को, जो प्रभावित ऊर्जाओं की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। मतलब पहले एक उत्पादक में जो 100% ऊर्जा थी, उससे थोड़ी कम, कुछ कम होकर मात्रा हो जाएगी किसमें, प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं उनमें, फिर उससे शाकाहारी यानी शाकाहारियों में, फिर उसके बाद और कम होकर मांसाहारियों में जाएगी, और मांसाहारियों से ये और कम होकर सर्वहारियों तक पहुंचेगी। यानी इसमें ऊर्जा की मात्रा जो है धीरे धीरे कम ही होती जाती है। ठीक है, ये देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण दिया हुआ है कि तृतीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक, यानी कि जो ऊर्जा का जो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, इससे कम ऊर्जा होती है द्वितीयक पोषण में, यानी शाकाहारियों में, उससे कम जाती है किसमें, मांसाहारियों में, और उससे कम जाती है सर्वोच्च मांसाहारियों में। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सर जो चतुर्थ श्रेणी के स्तर के होते हैं वे मनुष्य या शेर होती हैं। तृतीय श्रेणी की मछली या फिर भेड़िया भी हो सकता है। जंतु, प्लवक, टिड्डा, गाय, ये किसमें आती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जो प्रथम पोषक स्तर में आता है, पादप, प्लवक, घास और वृक्ष इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। ये देखिए, अब हम देखेंगे 10%, जो 10% का रूल है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रूल, 10% रूल। देखिए, किसी भी पोषण इस तरह की उपलब्ध जो कुल ऊर्जा का केवल जो 10% ही अगले वाले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है। कितना, 10% मार्क्स, यानी 90% जो भी होता है उसका हानि हो जाता है। कहां पर, उस जीव द्वारा, उसके श्वसन में, उसके जो पौधे हैं उसके प्रकाश संश्लेषण में, ये सभी क्या हो जाता है, उसमें खत्म हो जाता है। उसकी उपापचय क्रियाओं में ये 90% मात्रा का ह्रास हो जाता है। 10% मात्रा जो होती है ऊर्जा की, वह अगले जीव में, अगले पोषण स्तर में जाती है।
उदाहरण के लिए एक शाकाहारी में 1000 किलोग्राम पदार्थ का भक्षण करती है तथा केवल 100 किलोग्राम जो है शाकाहारियों के ऊतकों के जैव भार के रूप में परिवर्तित होता है। इसका 10% से 10 किलोग्राम द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता या मांसाहारी जंतुओं तक मात्र केवल 1 किलोग्राम तृतीयक उपभोक्ताओं तक। इस प्रकार से ये थोड़ा 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 कम होता चला जाता है। ये होता है रूल किसका, 10% रूल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PDF नोट तो आपको मिलने ही वाले हैं। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आप जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, अब आता है पारिस्थितिक पिरामिड्स क्या होती हैं। इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनको देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड देखो, किसी पर जो पारितंत्र के पोषण संरचना का आरेख प्रदर्शन या परिस्थितियां पिरामिड्स कहलाती हैं। पोषण संरचना की जो पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें जो है प्रथम पोषण स्तर का उत्पादन स्तर पिरामिड का मतलब एक पिरामिड होता है, मतलब उसमें 4 ही जो होते हैं उसके जो पिरामिड्स होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि जिसका जैव भार का, मान लीजिए जैसे कोई पिरामिड्स है तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसका भार ज़्यादा है, इस प्रकार से उसमें एक जैव भार के पिरामिड्स में बताया जाता है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इसकी थ्योरी को, उसको जरूरी नहीं है अभी हम पढ़ के बताएं। इसमें देखिए आप, इसमें जो पिरामिड्स हैं वो कितने प्रकार के होती हैं, वो निम्न प्रकार के होती हैं। देखिए कौन कौन सा पिरामिड होता है। पहला पिरामिड होता है संख्या का पिरामिड, दूसरा पिरामिड होता है जय मात्रा का पिरामिड, तीसरा होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, इसको आप याद रख के चलिए अभी। लेकिन अभी हम आगे चलेंगे तो वहां बताने वाले हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में। चलिए अब हम देखेंगे पहले संख्या का पिरामिड्स। द पिरामिड्स ऑफ नंबर। द पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए आप। द पिरामिड्स ऑफ नंबर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संख्या के पिरामिड्स की जो बेस्तियां जीवों की संख्या को प्रदर्शित करती हैं। किसको करती हैं, इसमें जीवों की संख्या को प्रदर्शित करती हैं। मतलब किस, यानी कि यह शुरुआत होती है इसकी कहाँ से, इसकी शुरुआत होती है उत्पादक से। उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके क्या होते हैं सर्वहारी। यहाँ से ऐसे इसकी क्या होती है प्रारंभ होती है और ऐसा चला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा इसमें उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं या फिर अपघटकर्ता हैं, कौन इसमें सबसे ज्यादा है वो महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अब देखिए संख्या का पिरामिड उन खाने वाले जंतुओं की, इसके पिरामिड को अब हम इसके पिरामिड से ही समझेंगे। ये देखिए पोषण रीति, यानी कि ये किसका है भाई, संख्या का। एक घास के मैदान में जो पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड लगभग 6 मिलियन पादपों से संख्या पर आधारित जो पारितंत्र है। देखिए इसमें एक घास का मैदान का ये पिरामिड देख रखा है। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता बहुत ज्यादा हैं, दिख रहे हैं ना। आप इसके आकार से देखते चलिए, मतलब इसमें समझना है। अभी हमको संख्या पर कोई भी ज्यादा वो नहीं रखना है, ध्यान हमको यहां से समझना है। ये समझ के रखना है। ये ज्यादा है, ये कम है, ये और भी कम है, ये और भी कम है। मतलब ये जो है संख्या, ये सीधा पिरामिड्स है। कैसा पिरामिड्स है, ये सीधा पिरामिड्स है। तो इसमें अगर जो आधार से अगर वह चौड़ा होते हुए पतला होता जाता है ना, शंकु बनाता है एक सीधे टाइप का ऐसा, तब समझ के चलिए वह पिरामिड्स जो है, वह जो पिरामिड्स है ना, वह सीधा पिरामिड्स है। कैसा पिरामिड्स है, सीधा पिरामिड्स। इस बात को आप समझ के रखिए। चलिए आगे देखेंगे इसमें ये कैसा पिरामिड्स है। एक संख्या का पिरामिड्स है, घास के मैदान का, ये सीधा है। ये उल्टा भी हो सकता था, अगर इसमें जो तृतीयक उपभोक्ता हैं वो ज्यादा होते तो ये पिरामिड्स उल्टा हो जाता। ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है संख्या का पिरामिड्स। ये देखिए पक्षियों के बाह्य परजीवी, शाकाहारी और वृक्ष। एक वृक्ष का पिरामिड्स है, एक वृक्ष है, उस पर कुछ बहुत ज्यादा शाकाहारी पक्षी हैं और उससे भी ज्यादा उस पर पक्षियों की बाह्य परजीवी भी हैं। तो ये कैसा बन गया, एक उल्टा पिरामिड्स बन गया। तो इस प्रकार के भी पिरामिड्स होते हैं, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। अब आता है जय मात्रा का पिरामिड्स। जय मात्रा का पिरामिड्स, इसमें क्या होता है, इसको और देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जय मात्रा का पिरामिड्स भी।
देखिए जैव मात्रा का प्रामिड्स यानी जीवों की संख्या या एक जीव की उपस्थिति शुष्क भार, उसका जो सूखा हुआ भार, जो शुष्क ऊपरी भार जो होता है ना, शुष्क भार से गुणा करने पर जीवों की कुल जैव मात्रा प्राप्त हो जाती है। बड़ी झीलों में खुले समुद्र में जहां पर एकमात्र उत्पादक जो शैवाल होते हैं वो शाकाहारी का भार उत्पादकों की अधिक हो सकता है। इसका कारण शाकाहारी द्वारा बड़ी तेजी से शैवालों का भक्षण किया जाता है। तो एक जैव मात्रा का जो प्रामिड्स होता है, जैव मात्रा यानी कि जो जैव मात्रा का जो प्रामिड्स होता है, यानी शुष्क भार का जो प्रामिड्स होता है, भार का जो जैव भार का जो प्रामिड्स होता है वो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। संख्या का प्रामिड्स भी उल्टा हो सकता है या फिर सीधा हो सकता है। देखिए ये समझ के चलिए, एक संख्या का प्रामिड्स है, संख्या का प्रामिड्स है, ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। एक जैव मात्रा का प्रामिड सीधा भी हो सकता है और जो है उल्टा भी हो सकता है। इसका भी ऐसा ही होता है। एक जैव जो मात्रा यानी भार संख्या का भी सीधा उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। जैव मात्रा का भी यही सेम थ्योरी को अपनाता है। किसको अपनाता है? सेम थ्योरी को अपनाता है। उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब आ जाता है ऊर्जा का पिरामिड। किसका पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड। यही रखिए बात, ये हमेशा सीधा ही होता है, ये हमेशा ऐसा होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का। क्योंकि इसका भी कारण है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है ना उत्पादक में ही होती है, उसके बाद जो आती है द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और फिर ऐसे इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो इसकी ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए ये हमेशा सीधा का सीधा होता है। आपको थ्योरी पढ़ के रखिए, समझा दिया हमने। पारिस्थितिक पिरामिडों की सीमाएं क्या होती हैं? लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजी पिरामिड्स। देखिए इससे क्या होती हैं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। देखो एक पिरामिड सीधी या बस सरल जो है सीधी हो सकती है, फिर सरल श्रृंखला आधारित होता है जो कि प्रकृति में कभी भी नहीं हो सकता है ना, जो ऐसा प्रकृति में कभी इसको नहीं अपनाती। प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला जटिल खाद्य जाल के रूप में आपस में जुड़ी होती हैं, पिरामिड खाद्य जाल को जो है समावेशित नहीं कर पाती हैं। यह एक ही समय दो पोषण जो है स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रजातियों का समावेश नहीं करता है। मतलब कोई दो जगह एक भूमिका निभा रहा है, उसका ये समावेश नहीं करता है। तो इसको तो आपको पढ़ के रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब देखिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं कहां पर? पारिस्थितिक अनुक्रमण पर। इस पर देखिए सिलेक्शंस क्या होते हैं। देखो इसमें परिभाषा इंपोर्टेंट है, आपको परिभाषा याद रखनी है कि अगर किसी स्थान विशेष की प्रजाति संगठन में होने वाला क्रमिक या फिर अनुमानी योग जो परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। यानी कि सिलेक्शन होता है किस आगे के जो प्रजाति में कौन जाएगा, वो सिलेक्शन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। देखिए यह समुदाय विकास के नियमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रजाति संरचना तथा समुदाय क्रियाओं के समय के साथ बदलाव होता है। यह जो यथोचित रूप से दिशीय होता है। ठीक है, अनुक्रमण। अब इसमें जाता है यह जो समुदाय एक तथा भौतिक पर्यावरण के बदलाव के फलस्वरूप संपन्न होता है तथा जो अनुक्रमण समुदाय द्वारा नियंत्रित भी होता है। इसमें जो है परिगणित एक लगभग स्थायी चरित्र जो पायतंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रमण में अंतर क्या होती है, इनको आपको याद रखना है। देखिए ऐसे क्षेत्रों में से प्रारंभ होता है जो प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों से प्रारंभ होता है जहां पहले किसी प्रकार की वनस्पति समुदाय नहीं थी, जैसे ठंडा लावा, नग्न चट्टान, जलाशय। यहाँ से जो हैगा जो प्राइमरी सिलेक्शन है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। सेकेंडरी सिलेक्शन देखिए ऐसे क्षेत्रों से प्रारंभ होता है जहाँ वनस्पतिक समुदाय किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया था। किन्हीं कारणों से क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। किन्हीं कारणों से वहां से ये सिलेक्शन प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये सेक्शन वहां से प्रारंभ होता है जहां पर जो पहले समुदाय क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, लेकिन वहां पहले था। अब दूसरा इसका पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि अनुक्रमणों की गति, जो अनुक्रमण होते हैं, अनुक्रमणों की गति धीमी होती है। चरम समुदाय स्थापना में समय लगता है, मतलब इसकी जो चरम समुदाय की स्थापना होती है उसमें समय लगता है। और इसमें देखिए
इसमें क्या आएगा, देखो अनुक्रमण की गति जो तेज होती है, अतः चरम समुदाय की स्थापना शीघ्र हो जाती है। इसमें जो चरम समुदाय होती है उसकी स्थापना कैसे हो जाती है, इसमें शीघ्र यानी जल्दी हो जाती है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट हैगा कि जो पायोनियर प्रजाति छोटे पौधे जैसे चट्टान पर लाइकेन या जलाशयों में जो प्लवक होते हैं, इसमें ये पौधे इसमें आते हैं और यह भूमि के नीचे अप्रभावित रहने वाले भाग जैसे कि राइजोम, इन सभी जीवों को ये क्या करते हैं, इसमें इसका उनका उत्पादन होता है इनका। चौथा देखिए इसका चौथा कह रहा है प्रारंभ में मृदा व कार्बनिक पदार्थों का सर्वथा अभाव होता है और मृदा व कार्बनिक पदार्थ इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ लिया ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, प्राथमिक अनुक्रमण। देखिए प्राइमरी सिलेक्शन, इसके बारे में समझिए सबसे पहले। ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ समुदायों का विकास ऐसे स्थानों पर भी होता है जहां पहले कभी किसी प्रकार का जो वनस्पति नहीं थी, जैसे ठंडा हुआ लावा, नग्न चट्टान, नया बना जलाशय, इन सभी पर क्या होती है, आकस्मिक किसी प्रकार के पौधे की प्रजाति का जन्म हो जाना, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। ऐसे अचानक से कोई प्रजाति आ जाती है और वह उत्पन्न हो जाती है उस स्थान में, हम उसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और अब आता है द्वितीयक अनुक्रमण। क्या होता है भाई, द्वितीयक अनुक्रमण ऐसा स्थान होता है, और जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है ना, वो प्राय धीमा होता है, वो धीमी गति से प्रारंभ होता है, इसको भी आप याद रखिए। जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वह धीमी गति से प्रारंभ होता है, और द्वितीयक अनुक्रमण जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्थानों पर होता है जहां पहले किसी प्रकार के जो वनस्पति थी, पौधे थे या फिर पारितंत्र था, वह पारितंत्र वहां पाया जाता था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया। तो उस स्थान पर जो भी अब दोबारा से अनुक्रमण होगा वो द्वितीयक अनुक्रमण होता है, इसको भी याद रख के चलिए। ये देखिए अब यहाँ पर दिया है पादपों का अनुक्रमण, यानी पादप का अनुक्रमण किस प्रकार से होता है, मतलब ऐसे स्थान जहाँ पहले पादप नहीं थे वहां पर होगा, या फिर थे वहां पर होगा, तो उस हिसाब से आप इसको पढ़ के चलिए। वैसे मैं बता दूं, इसको आप अपने एनसीईआरटी से सिर्फ एक बार पढ़ के रख लीजिए अनुक्रमण को, ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। अब आते हैं अपन शुष्कारंभी, जो जो शुष्कारंभी अनुक्रमण है उस पर देखिए। यह नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है होने वाला जो है अनुक्रमण शुष्कारंभी अनुक्रमण कहलाता है। देखिए कितना इजी है, नग्न चट्टानों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण शुष्कारंभी अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, शुष्कारंभी अनुक्रमण कहलाता है ना, जो है नग्न चट्टानों पर जो पर्यावास अत्यधिक शुष्क होता है। सतह यार इसको तो आप पढ़ के रखिए यार। यह है जलरंभी, मतलब जलीय क्षेत्र से स्पष्ट शुरुआत होने वाला अनुक्रमण जो है जलारंभी अनुक्रमण कहलाता है। कौन सा अनुक्रमण कहलाता है, जलारंभी अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अनुक्रमण के दौरान बदलने वाले पायतंत्र गुण। जीवों का आकार छोटा हो जाता है सेरल में, और चरण समुदाय में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से इनका आकार बदलता है। अब एक यदि हम इसमें ले लें, क्या ले लें, इसमें हम एक पारितंत्र ले लें, कर्मता ले लें, तो कुछ जो हैगा सामान्यकृत, अनेक जो है विशिष्टीकृत, ये सी कर्मता हो जाती है। ठीक है, अब इसमें अगला हम ये पॉइंट ले लें कि जीवों की संख्या, तो कुछ जो सामान्यकृत, इसको आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इनके जो समुदाय हैं, चरम समुदाय, वो बदल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पोषण चक्र क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में देखिए जो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन पोषण चक्र होता है। पोषण चक्र जो है साइकिल्स होती हैं, चलो सॉरी, साइकिल्स दो प्रकार के होते हैं, एक अवसादी होता है और एक गैसीय होता है। इसमें से सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है, पारितंत्र की खाद्य चैन, और यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फूड चैन एंड फूड वेव, दो। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ना वो हैगा इसके पिरामिड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारितंत्र के, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है इसमें। और पोषण चक्र से तो इसमें से कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अकेला इसमें से। ये देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र में अंतर लिखिए, तो इसमें अंतर करने वाले हैं हम। देखिए गैसीय चक्र क्या होता है वो उसको देखिए, वायुमंडल या जलमंडल भंडार, इसका क्या होता है, वायुमंडल जलमंडल, इसका चट्टानें होती हैं। प्राय संपूर्ण चक्र या फिर चक्र सहज रूप से पूरा हो जाता है, बड़े भंडार होते हैं होने के कारण यह पोषक स्वयं समायोजित कर लेते हैं, है ना। अब ऊपर पट्टी बंधी हुई अर्थात अचलमान होते हैं ये।
गति कैसी होती है? देखो तेजी से पूर्ण होते हैं, ये धीमी गति से पूर्ण होते हैं। और उदाहरण के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये उदाहरण जरूर इनके इंपॉर्टेंट रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये कार्बन चक्र है, इसको भी पढ़ के रखेंगे आप, ये इसका डायग्राम। हाँ, अब हम देखेंगे कि कार्बन चक्र व फास्फोरस चक्र में अंतर क्या होना चाहिए। देखिए इसमें अंतर, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल्स, इनमें क्या अंतर है। देखो प्रकार गैसीय होता है या अवसादी होता है, जो प्रकृति ये संपूर्ण होता है या पूर्ण होता है। जैव व पर्यावरण के बीच विनिमय बहुत अधिक होता है, इसमें नगण्य होता है। वायुमंडल आवक आवक होती है, अधिक मात्रा में होती है, इसमें बहुत कम मात्रा में जो है वायुमंडल की आवक होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, ये हमने क्लियर कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।